हेलो गाइज, आज हम लोग पढ़ेंगे डायरिया के बारे में। ठीक है, डायरियल डिजीज डायरिया के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका फर्स्ट डेफिनेशन देखते हैं, जो कि WHO के द्वारा दिया गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। हैविंग 3 और मोर लूज और लिक्विड स्टूल्स पर डे। अगर 3 या फिर उससे ज़्यादा लूज स्टूल्स होते हैं पर डे, एंड एज हैविंग मोर स्टूल दैन नॉर्मल। अगर उससे भी ज़्यादा होते हैं, नॉर्मल एक पर्सन जितना है 2 बार जा सकता है, मतलब स्टूल का पास कर सकता है, उससे अगर ज़्यादा हो रहा है 3 या 3 से ज़्यादा, और वाटरी हो रहा है, लिक्विड स्टूल हो रहा है, तो उसे हम लोग बोलेंगे डायरिया। ठीक है, कॉजेटिव एजेंट इसको होता है रोटा वायरस, ये कि वायरल डिजीज है। अब हम लोग देखेंगे इसका क्लासिफिकेशन जो है इसका ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन के बेसिस पे करेंगे तो एक्यूट एंड क्रोनिक डायरिया होती है। ठीक है, एक्यूट होती है कि विद इन 14 डेज के अंदर रहे तो वो एक्यूट होती है। क्रोनिक होती है कि जब 14 डेज से अधिक लंबे टाइम तक डायरिया हो तो उसे हम लोग बोलेंगे क्रोनिक डायरिया। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। अब क्लिनिकल सिम्टम्स के अनुसार हम डायरिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक्यूट वाटरी डायरिया और एक्यूट ब्लडी डायरिया। ठीक है, ब्लड वाली डायरिया। तो लास्ट फॉर सेवरल आवर्स थ्रू डे। ये एक्यूट वाटरी डायरिया जो है वो कुछ घंटे या फिर कुछ दिनों तक रहती है, लाइक कॉलेरा में जिस तरह से वाटरी फ्लूइड होती है, स्टूल्स होती है, उसी के जैसा, या तो कुछ घंटे या फिर कुछ दिन तक रहेंगे। एक्यूट ब्लड डायरिया होती है, डायरिया विथ ब्लड इन स्टूल विथ और विदाउट म्यूकस। इसमें क्या होगी कि इसमें ब्लडी स्टूल पास होगी, या तो वो म्यूकस उसमें होंगे या फिर विदाउट म्यूकस। ठीक है, जिसे हम लोग डायसेंट्री भी बोलते हैं। डायसेंट्री तब हम बोलेंगे जब उसमें ब्लड और म्यूकस आएगा तब। डायसेंट्री ऐसे हम नॉर्मल लूज स्टूल को डायसेंट्री नहीं बोलते, उसे डायरिया बोलते हैं। ठीक है, इटियोलॉजी इसका देखेंगे, मतलब कॉज क्या है। तो बैक्टीरिया से भी हो सकता है, पैरासाइट से भी हो सकता है, वायरस से भी हो सकता है, फंजाई से भी हो सकता है। बैक्टीरिया इकोलाई से हो सकता है, साल्मोनेला से हो सकता है, स्टेफाइलोकोकस से हो सकता है, एंटोमीबा हिस्टोलाटिका, ये पैरासाइट्स है। वायरस में इंटेरो वायरस, रोटा वायरस, फंजाई में कैंडिड एल्बिकेंस से हो सकती है। ठीक है, ये थोड़ी नाम याद रखिएगा। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर, ऐसे कौन से फैक्टर है जो कि डायरिया को ज़्यादा मतलब रिस्क फैक्टर, एक तरीके से रिस्क फैक्टर कौन कौन सी है। तो एज में हम देखेंगे तो इट ऑकर्स मोर फ्रिक्वेंटली इन चिल्ड्रन, बहुत ज़्यादा बच्चों में होती है जिनकी एज 2 साल से कम हो। ठीक है, पीक इंसिडेंस कब होगी 6 से 9 मंथ में, क्योंकि इस वक्त ही बच्चों के दांत ज़्यादा निकलते, मतलब ये टाइम जो होता है जब टूथिंग होती है, बच्चों की दांत निकलती है, जो कि जिसे हम लोग बोलते हैं मिल्की टीथ, इसी पीरियड में होती है। तो उस वक्त भी डायरिया बहुत ज़्यादा होती है। सीजन ये समर और रेनी सीजन में ज़्यादा होता है, क्योंकि ये वायरल है, बैक्टीरियल है, तो उस वक्त ग्रोथ जो होता है वायरस और बैक्टीरिया का बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये समर और रेनी सीजन में ये ज़्यादा होता है। अब हम लोग देखेंगे सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का मतलब क्या हो गया कि जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन उतनी अच्छी नहीं कि वो प्रॉपर फैमिली को मेंटेन कर सके, प्रॉपर सैनिटरी इन्वायरमेंट रख सके, मतलब हाइजीन, पब्लिक हाइजीन, पर्सनल हाइजीन को मेंटेन कर सके, हाउस की जो घर की हाइजीन्स वगैरह उसे मेंटेन कर सके, तो उनकी इकोनॉमिक स्टेटस थोड़ी लो होती है। डाइटरी फैक्टर मतलब हो गया कि जो बच्चा इन्फेंट, ठीक है, आर्टिफिशियल फीडिंग ले रहा है। आर्टिफिशियल फीडिंग का मतलब कि बाहर से कोई फीडिंग, दाल वगैरह लेना या फिर जूस पीना, वो बाहर की चीज़ें ले रहा है रैदर देन ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, जो बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग ना करके आर्टिफिशियल फीडिंग लेता है तो उसमें भी डायरिया होने की चांसेस बहुत ज़्यादा होती है। टूथिंग मैंने बताया कि ड्यूरिंग टूथ इरप्शन, जब दांत निकलते हैं, मिल्की टीथ। ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं मिल्की टीथ। जब मिल्की टीथ निकलते हैं तो इन्फेंट पुट डर्टी ऑब्जेक्ट एंड फिंगर्स इन द माउथ। उस टाइम क्या होता है कि बच्चा जो है अपना गंदी हाथ या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट, उस टाइम क्या होता है कि वो क्रॉलिंग करते रहता है ना, बच्चा पैरों पे चलता है, दोनों पैरों पे और हाथ पे, मतलब चार वैसा चलता है। तो फिर उस टाइम वो किसी भी चीज़ को लेकर मुंह में डाल लेता है, फिंगर्स हाथ वत गंदे रहते हैं वो भी माउथ में ले लेता है, तो उस टाइम में वो इन्फेक्शन और डायरिया होने की चांसेस बहुत ज़्यादा रहती है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्लिनिकल फीचर क्या है। तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। अगर माइल्ड डायरिया हो रहा है तो 2 से 5 दिन तक रहेगा, जिसमें लूज स्टूल होगी, मे बी ग्रीन हो सकती है लूज स्टूल, या फिर ऑफेंसिव कंटेनिंग म्यूकस हो सकती है, थोड़ा बहुत म्यूकस भी आ जाए। ठीक है, वॉल्यूम स्टूल में बी स्मॉल और लार्ज। अब वॉल्यूम देखेंगे अगर स्टूल का, तो वो हो सकता है कि मे बी लार्ज भी हो सकता है, बहुत कम भी स्टूल हो सकती है, या फिर बहुत ज़्यादा भी।
ठीक है, और 2 से 5 ही दिन तक रहेगा। मे बी सबसाइड इन ए डे और 2, मतलब हो सकता है कि 2 या 3 दिनों में ये क्या होगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा, सबसाइड हो जाएगा, ठीक हो जाएगा ये डायरिया। अगर लेकिन मॉडरेट डायरिया है, ठीक है, मॉडरेट डायरिया में क्या होगा, 10 या 10 से ज़्यादा दिन तक रहेगा, ठीक है। फीवर होगी, इसमें इरिटेबिलिटी होगी, मतलब बहुत इरिटेशन होगी, एनोरेक्सिया, भूख न लगना होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट जिसे हम लोग बोलते हैं, वोमिटिंग होगी, और माइल्ड डिहाइड्रेशन हो जाएगी उसे। और डिहाइड्रेशन को हम लोग कैसे चेक करते हैं, स्किन टर्जिडिटी से, ठीक है। स्किन के टर्गर को हम लोग देख के, स्किन की टर्गर इससे से देखते हैं, उसके हिसाब से हम लोग उसकी डिहाइड्रेशन लेवल को मेजर करते हैं। सीवियर डायरिया होती है तो एटलीस्ट 100 टाइम्स, अगर कम से कम 100 बार, 100 बार उसकी लूज स्टूल होती है इन 24 आवर्स सीवियर कंडीशन में, ठीक है। मार्क्ड फीवर, यानी फीवर बहुत ही हाई रहेगा, मतलब रिमार्केबल फीवर रहेगी। एनोरेक्सिया होगा, इरिटेबिलिटी होगी, ओरल इंटेक बिकम इम्प्रैक्टिकेबल, मतलब मुंह से खाना ले पाना वो इम्प्रैक्टिकल होगी, क्योंकि अब वैसे कंडीशन में उसे ज़्यादा आईवी पे रखा जाएगा, इंट्रावेनस पे रखा जाएगा, वहीं से उसे फ्लूइड्स वगैरह दी जाएगी, ठीक है। एटलीस्ट ये 100 टाइम्स होती है, मतलब 90 to 100 टाइम्स इन ए 24 आवर्स। अब इसके हम लोग देखेंगे कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है। तो कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती है, ये बहुत ज़्यादा वाटर लॉस हो रहा है, इसमें फ्लूइड लॉस हो रहा है बॉडी का, तो हाइपोवोलेमिया, वॉल्यूम कम हो सकती है बॉडी फ्लूइड की, ठीक है। हाइपोनेट्रीमिया, अगर बहुत ज़्यादा फ्लूइड लॉस हो रही है तो उसके साथ सोडियम भी लॉस होती है, हाइपोनेट्रीमिया हो सकती है। इम्बैलेंस इलेक्ट्रोलाइट, अगर इम्बैलेंस इलेक्ट्रोलाइट हो जाती है, जैसे कि पोटेशियम हो गई, मैग्नीशियम हो गई, ये पोटेशियम मैग्नीशियम क्या है कि हमारे लंग्स हार्ट के फंक्शन के लिए बहुत ही मतलब ज़रूरी होते हैं, कैल्शियम, ठीक है। ये सारी चीज़ें, अगर इन सब चीज़ों की बॉडी में मतलब कमी होगी तो क्या होगा कि कैल्शियम जो होती है हमारे मसल्स के लिए भी बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। इम्बैलेंस इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगी। किडनी फेलियर होगी। किडनी फेलियर क्यों होगी, क्योंकि अगर वाटरी स्टूल हो रहा है, ठीक है, वाटरी स्टूल हो रहा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि कम से कम फ्लूइड जो जाएगा, लेस फ्लूइड गोज टू द किडनी के पास बहुत ही कम फ्लूइड जाएगा, जिसकी वजह से किडनी अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा। अगर किडनी अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा तो वहाँ पे किडनी में क्या होगा, यूरिया और यूरिक एसिड रिमेंस रह जाएंगे, बचे रह जाएंगे, वहाँ पे यूरिया और यूरिक एसिड भी पास नहीं हो पाएंगे थ्रू यूरिन, जिसकी वजह से क्या होगा, किडनी फेलियर हो जाएगी। तो ये किडनी फेलियर भी 2 तरीके के हो सकते हैं, एक्यूट हो सकती है, क्रोनिक हो सकती है। अगर एक्यूट होगी तो रिवर्सिबल, वो रिवर्स कर मतलब ठीक हो जाएगी। अगर क्रोनिक हो जाएगी तो इरिवर्सिबल हो जाएगी, फिर वो ठीक नहीं होगी। तो किडनी फेलियर इसलिए होती है क्योंकि वहाँ पे वाटरी स्टूल होने की वजह से किडनी के पास बहुत ही कम ब्लड या फ्लूइड जाती है, जिसकी वजह से किडनी अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता है, वहाँ पे यूरिक एसिड और यूरिया का डिपोजिशन हो जाता है, ठीक है। वाइटल एक्टिविटी ऑफ बॉडी अफेक्टेड, वाइटल एक्टिविटी भी अफेक्ट होगी, क्योंकि हमारा जो हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन है, रिलैक्सेशन है, वो आयंस पे डिपेंड करता है, कैल्शियम आयंस या फिर मैग्नीशियम आयंस। तो अगर उस आयंस की प्रॉपर हमारे बॉडी में प्रॉपर नहीं रहेगी तो उससे भी अफेक्टेड होगा, वाइटल साइंस वगैरह अफेक्ट कर जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं डायग्नोसिस में हम लोग देखेंगे नंबर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूल, कितने बार के, और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है और टाइप क्या है, कि मतलब वो वाटरी, ज़्यादा वाटरी है, ब्लडी है, वो सारी चीज़ें, टाइप ऑफ स्टूल देखेंगे, पर डे कितने बार हुआ, बॉडी वेट मेजर करेंगे, फ्लूइड इनटेक और आउटपुट चार्ट, इनटेक और आउटपुट चार्ट को हम लोग देख सकते हैं, इनटेक और आउटपुट चार्ट से हम लोग ये चीज़ें पता कर सकते हैं, ठीक है। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम डिग्री ऑफ डिहाइड्रेशन हम लोग स्किन टर्गर से देखेंगे, ठीक है। स्किन के टर्गर से हम लोग डिग्री ऑफ डिहाइड्रेशन देखेंगे। स्टूल एग्जामिनेशन एंड कल्चर करेंगे, इसमें स्टूल का एग्जामिनेशन और कल्चर किया जाता है माइक्रोबायोलॉजी लैब में, फॉर पैथोजन कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट के लिए, ठीक है, ताकि पता किया जा सके कि कौन सी पैथोजन से, बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई है, पैरासाइट है, क्या है, उसकी सेंसिटिविटी देखी जाएगी। ब्लड टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट कर सकते हैं, अगर किडनी फंक्शन से अभी बताया कि किडनी फेलियर होती है तो ये कहीं ना कहीं किडनी के फंक्शन को इफेक्ट करता है, तो किडनी फंक्शन टेस्ट देख सकते हैं, जिसमें क्रेटिनिन लेवल, यूरिक एसिड लेवल, यूरिया लेवल को हम लोग चेक कर सकते हैं। अब इसकी मैनेजमेंट कैसे कैसे करेंगे, तो रिप्लेसमेंट ऑफ फ्लूइड ORS और या इंट्रावेनस फ्लूइड देंगे। हम लोग ORS वगैरह देते हैं, बोलते हैं ORS पीना चाहिए, डायरिया वो हो रहा है या फिर वोमिटिंग हो रही है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, जैसे मेट्रोजेब, बेफिलैक वगैरह देते हैं। डाइटिंग मैनेजमेंट में फ्लूइड डाइट, वैसे फ्लूइडी डाइट ज़्यादातर लेने के लिए बोली जाती है, और मतलब
बहुत ही नॉन स्पाइसी कम मसाले वाली डाइट लेने के लिए बोली जाती है। फ्लूइड रिप्लेसमेंट कैसे करते हैं? ORS देते हैं डेवलपमेंट ऑफ डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। एट होम अगर हमारे पास ORS की वो जो पैकेट होती है ग्रीन कलर वाली या फिर जो ऑरेंज वाली जो भी ORS है, अगर वो नहीं है तो हम घर पे कैसे ORS बनाएंगे? तो मिक्सिंग ए 1 लीटर ऑफ वाटर, 1 लीटर पानी लेंगे, 3 फिंगर पिंच, 3 चुटकी, ठीक है, 3 फिंगर पिंच इस तरीके से, ठीक है, 3 फिंगर पिंच लेंगे हम सॉल्ट लेंगे, ठीक है, जो अप्रॉक्स 3 ग्राम के बराबर होगी। 2 टेबल स्पून शुगर लेंगे जो कि 18 ग्राम्स के अप्रॉक्स होगी। इन तीनों को मिक्सअप करके हम लोग क्या बना सकते हैं? घर पे ORS बना सकते हैं। और एक और चीज़ का ध्यान रखें कि एवरी मतलब स्टूल के बाद हम 1 ग्लास ऑफ ORS इंटेक कर सकते हैं, या फिर जो भी हम लोग घर पे बनाए हैं ORS वो चीज़ें ले सकते हैं एवरी स्टूल के बाद, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आपको ये लेक्चर कैसी लगी प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।